की वृद्धि हुआ, तो परसेंट हटाएंगे बट्टा जो होंगे, कुछ बना भी होगा। आप घर पर बनाने का प्रयास किए होंगे, कुछ बना भी होगा, कुछ नहीं भी बना होगा। तो चलिए जरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 बता दिए थे, 2 बता दिए थे। अब आगे आपको बनाना था, 3 भी बता दिए थे, 4 भी बता दिए थे, बोले थे आगे बनाइएगा। तो आप क्वेश्चन का नंबर लिखिए प्यारे, जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर हम बना दूं, नहीं तो एक एक करके बना दूं। 5 नंबर पूछ रहे हैं, 5 हम छोड़े थे, 5 आप भी छोड़े, बहुत अच्छी बात है। पढ़ेंगे तो नौकरी हो जाएगा, इसलिए क्यों पढ़ेंगे, क्यों बनाएंगे। करा किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। अब इससे पहले एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अच्छा चलिए, वो बता दिए थे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुष की संख्या में 10%, पुरुष की संख्या में 10% तथा स्त्री की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। पुरुष की संख्या में 10%, स्त्री की संख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तब बोलिए, एक पुरुष का दिया हुआ, एक महिला का, और दोनों को ये मिला करके तो 3 ग्रुप में है, जिसमें 2 ग्रुप ऊपर में अलग अलग लिख दिए, तीसरा दोनों को मिला के उसको हमेशा बीच में। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बीच में होना चाहिए। देखिए, इससे छोटा और इससे बड़ा है, वो ही रहा है। अब हम बोले इन दोनों का अंतर लिखिएगा, तो 8 और 9 में अंतर है 1 का, इधर भी अंतर है 1 का, लेकिन ये रेशियो निकला तो किस चीज का, तो ध्यान दीजिएगा। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, तो पुरुष की कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुआ, तो परसेंट हटाएंगे, बट्टा जो 100 आएगा वो कुल जनसंख्या के लिए है। अर्थात ये कुल जनसंख्या पुरुष का, महिला का, पुरुष महिला दोनों का, अर्थात ये संख्या बट्टा 100 जो आ रहा है वो संख्या के बदले, इसलिए ये संख्या का ही रेशियो निकला। अब कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, इसका मतलब ये पहले वाला जनसंख्या थी। तो कहिएगा कि यहाँ पर क्या है, तो मेरा मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन इसी को समझने के लिए सिखाए थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था। प्यारे, जब यहाँ 15% लाभ लिखा हुआ, यहाँ 10% हानि लिखा हुआ, पूरे मिलाकर 5% लाभ लिखा हुआ है, तो यहाँ रेशियो लाभ का नहीं निकलता था, रेशियो किसका निकलता था, तो परसेंट हटाए बट्टा 100, तो ये 15% लाभ, 15% लाभ का मतलब किसका 15% लाभ, करायमूल का, तो परसेंट हटाए बट्टा जो 100 आ रहा है वो करायमूल के बदले, तो रेशियो करायमूल का निकला और करायमूल दिया हुआ, तो करायमूल का तुलना करायमूल से कर दिए थे। उसी तरह से इस प्रश्न में देखिए, आपको समझना है थोड़ा सा, ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, यानी पहले का ये जनसंख्या है। अब कह रहा है एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्री की संख्या में 8% की वृद्धि हुई।
तो 10% वृद्धि हुआ, तो किसका 10% वृद्धि हुआ? मूल्य मान का, जो पहले से मान दिया हुआ उसमें वृद्धि हुआ है। तो हम बोले परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 जो आएगा पहले वाला के लिए, इसलिए यहाँ पर रेशियो जो निकला है पहले वाला ही जनसंख्या का, और ये निश्चित राशि भी पहले वाला का है, इसलिए ये तुलना हो जाएगा। और ये शहर की कुल जनसंख्या 8000 थी, यानी पुरुष महिला दोनों, तो इसका तुलना 2 से कर दीजिएगा। अब निकालना है उसको गुना, उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, पुरुष वाला, तो इस 1 से गुना करिए, 2 से कटेगा 4 बार, तो आपका आंसर हो गया 4000। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि रेशियो किसका आया, अब इसको तुलना किससे किए, ये बात आपका पूरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप भूल जाइएगा। चलिए आगे का नंबर टाइप करिए, जो भी पूछना चाह रहे 9 बताना है। चलिए ठीक है, 9 से पहले अगर कोई पूछना चाह रहे हैं, अच्छा 9 से पहले 6 ठीक है भाई, 5 के बाद 6, 9 से पहले नहीं। कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन दीजिए। 45% शुद्ध बिलियन का 21 लीटर प्राप्त करने के लिए 90% और 27% शुद्ध अम्लीय घोलों को मिलाया जाता है। 2 प्रकार वाला घोल मिलाया जाता है। कह रहा है 45% शुद्ध बिलियन का 21 लीटर प्राप्त करने के लिए एक तो 90% वाला और एक 27% वाला को मिलाया गया, तो ये 45% हो गया, और इसका मात्रा दिया हुआ है टोटल 21 लीटर, ये निश्चित राशि है, इसी का ये है, दोनों का मिलाकर एक साथ है। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो 27 और 45 में काश 30 रहता तो यहाँ अंतर 15 का, 27 है तो 18 का। अब बोलिए इधर 90 या 45 में 90 का अंतर है, तो अब बोलिए 18 पंचे 90, 1:5 हो गया। अब कह रहा है कि अम्लीय घोलों को मिलाया जाता, प्रत्येक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो टोटल दिया हुआ है, टोटल का तुलना टोटल से, तो 1:5 6 से। अब बारी बारी से दोनों निकालना है, तो एक बार बोलिए यहाँ पर 1 से गुना करिए, और एक बार इधर 18 पंचे, तो 5 1 6 से, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार 1 से गुना करिएगा और एक बार 5 से गुना कर दीजिएगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। कर क्या हुआ? अच्छा 45 90 लिख दिए हैं, 1 सेकंड, ओ यहाँ पे 90 लिखा गया लीजिए, तो मैथ का टांगे टूट गया। 90 45 का अंतर है 45, इधर 27 और 45 का अंतर 18, अच्छा रेशियो चेंज हो जाएगा, 9 दूनी 9 पंचे, तो इधर है टोटल 21, 21 का तुलना 2 5 7 से, तो एक बार हम गुना करेंगे 2 से और एक बार गुना करेंगे 5 से, तो 7 3, इधर भी तो हो गया 6 और 5 3 15, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए ठीक है, 6 के बाद 8 नंबर आप पूछ रहे हैं। 6 के बाद प्यारे कोई 7 पूछ रहे हैं तो लिख सकते हैं, कोई नहीं पूछ रहे हैं, तो ये रहा आपका 8 नंबर। 8 नंबर आसान था, लेकिन फिर भी आप पूछे तो 9 हमें मजबूरी है बताना। कह रहा है 1 लाख रुपया को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया, 2 प्रकार के शेयरों में, टोटल 1 लाख रुपया है जिसको 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया। पहले भाग पर 9% वार्षिक तथा दूसरे भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला, यदि कुल धन पर 9.5%,
कुल धन पर 9.5% वार्षिक ब्याज मिला, तो पहली प्रकार के शेयर में कितना धन निवेश किया? तो हम बोले 9% वार्षिक ब्याज की दर से, 11% की दर से, 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो किसका 9% की दर से? तो हम बोले कि कहीं पर लिखा रहता है 5% लाभ, तो आप बोलते हैं किसका 5% लाभ? तो तुरंत बोलते हैं क्रय मूल्य का। हम बोले 5% छूट, तो किसका 5% छूट? तो आप तुरंत बोलते हैं कि अंकित मूल्य का। हम बोले 10% के वृद्धि, तो किसका 10% के वृद्धि? मूल्यमान का। हम बोले आप 60% अंक प्राप्त किए, तो किसका 60% अंक प्राप्त किए? पूर्णांक का। तो 9% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया, किसका 9%? तो मूलधन का। तो हम बोले कि ये जो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 जो आ रहा मूलधन के बदले, इसलिए रेशियो जो निकलेगा यूनिट का यानी बट्टा में जो आ रहा है, तो परसेंट है तो परसेंट हटाए बट्टा 100, 100 किसके बदले आ रहा? मूलधन के बदले, यानी रेशियो किसका निकलेगा? तो मूलधन का निकलेगा। तो परसेंट में रहता है तो यूनिट आपको कुछ समझने में परेशानी होता है। तो 11 और 9.5 में अंतर है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, और 9 और 9.5 में अंतर है हाफ। तो अब बोलिए 3:1 मूलधन का रेशियो हो गया। अब बोलिए टोटल दिया हुआ है 1 लाख रुपया, तो अब जल्दी से उसका तुलना कर दीजिए। इतना का तुलना, बोलिए टोटल का तुलना टोटल से, तो 3 1 4 से। क्यों? तो यहाँ 1 लाख रुपया को 2 प्रकार के शेयर में निवेश किया। 2 प्रकार, दोनों प्रकार मिलाकर 1 लाख है, तो दोनों प्रकार मिला के यहाँ 4 है। पूछ रहा है कि पहली प्रकार के शेयर में कितना धन निवेश किया। तो पहले वाला 9% वाला है, तो 9% को ही हम पहले लिखे, इसको बाद में नहीं लिख सकते थे क्योंकि फिर रेशियो उल्टा हो जाता। तो पहला वाला 9%, दूसरा वाला 11%, तो पहला वाला का रेशियो 3 है। तो वही पूछ रहा है पहली प्रकार के शेयर में कितना धन निवेश किया। तो आप 3 से गुना कर लीजिएगा, तो 4 से काटेंगे यहाँ तक 25, तो 25 दिया 75 पर 3 शून्य, तो 75,000। प्यारे 8 नंबर बता दिए आपके पूछने पर, लेकिन 9 नंबर हम खुद से बना रहे हैं क्योंकि एक बात यहाँ पर समझाना है। तो अगर 9 नहीं भी पूछेगा तो हम बता देंगे। यहाँ एक बात आपको समझना है, एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अंजलि 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए लिए। करा अंजलि 3600 रुपया मूलधन है, 9% वार्षिक दर से। करा अंजलि 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए, तथा एक अन्य राशि कितना ये मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा तथा एक अन्य राशि 12% दर पर, करा 12% दर पर उतने ही समय के लिए उधार लिया, यानी 3 बरस, तो ये भी 3 बरस। यदि पूरी राशि पर उसे 11% दर से ब्याज प्राप्त होता हो, पूरी राशि पर 11% दर प्राप्त होता हो, दर से ब्याज प्राप्त होता हो, तो आपसे पूछ रहा है वह कुल कितनी राशि उधार लगाई। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुल आपसे पूछा जा रहा है, केवल ये नहीं पूछा जा रहा है कुल कितनी राशि उधार लगाई। तो अब इधर अंतर है 1 का और इधर अंतर हो गया 2 का, तो ये मूलधन का ही रेशियो निकला है। तो अब बोलिए 3600 का तुलना 1 से, टोटल राशि पूछ रहा था 2 1 3 से, तो 36 तिया 108, या तो पढ़िए 30 तिया 90, 6 तिया 18, तो 108 पर 2 शून्य, यानी हो गया 10,800। तो ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके तरफ से उठ सकता है। वो प्रश्न क्या उठ सकता है? तो आप कहेंगे ना कि क्या ये जो समय 3 वर्ष दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है? मतलब है, लेकिन एलिगेशन में वो कॉमन होके कट जाता है, तो उसको भी हम जरा समझा दें, और कब ये यूज करेंगे और कब नहीं यूज करेंगे ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब एलिगेशन का मेथड लगाएंगे, तो अब वो जो समय दिया हुआ है उसका कहिएगा मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब है, जरा समझिए।
करांजलि 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य राशि 12% दर पर उतने ही समय के लिए उधार दी। तो बोलिए 3600 रुपया अंजलि उधार दी 9% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए। तो एक साल में 9% तो 3 साल के लिए ब्याज का दर हो जाएगा। एक साल में 9% तो 3 साल में 9 तिया 27%। और बोलिए एक अन्य राशि, वो अन्य राशि कितना है ये मालूम नहीं है। करा 12% 9 तिया 27 वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए। तो एक साल में 9% तो 3 साल के लिए ब्याज का दर हो जाएगा। एक साल में 9% तो 3 साल में 9 तिया 27%। और बोलिए एक अन्य राशि, वो अन्य राशि कितना है ये मालूम नहीं है। करा 12% दर पर उतने ही समय के लिए उधार दी। तो 12% की दर से 3 साल के लिए तो 12 तिया 36% हो गया। अब कह रहा है कि यदि पूरी राशि पर उसे 11% दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो, पूरी राशि पर 11% से दर से प्राप्त हुआ हो, तो बोलिए समय 3 साल है तो ये 3 साल, ये 3 साल, तो औसत भी तो लिखिएगा तो 3 साल का ना, क्योंकि इन दोनों का औसत वैल्यू ही यहाँ लिखा जाता है। तो 3 साल तो इसको 1 साल नहीं, ये 3 साल तो ये भी 3 साल, ये भी 3 साल। अब कहेंगे कि ये 1 साल रहता और ये 3 साल रहता तो फिर ये क्या करते प्यारे, एलिगेशन में ऐसा कभी नहीं रहेगा। तो अगर वैसा रहेगा तो फिर गाय मुर्गा के रूल से बनाएंगे, जो कि आगे हमें सिखाना है। तो कब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, रुक जाइए। अगर यहाँ 1 साल रहता, यहाँ पर 3 साल है, तो फिर यहाँ पर क्या होता, तो इसमें परेशानी होता। फिर ये औसत है इसलिए जितना समय ये है उतना समय ये, इसलिए उतना ही समय ये होगा। हम बोले गधा घोड़ा ऊंट बहेड़ा का औसत नहीं निकाला जा सकता। औसत निकालने के लिए सबका यूनिट समान होना चाहिए। गधा है तो सब गधा, अगर घोड़ा है तो सब घोड़ा, उसका औसत निकलेगा। अब गधा घोड़ा ऊंट बहेड़ा सबको मिला के औसत नहीं निकलेगा। तो यूनिट समान होना चाहिए औसत निकालने के लिए। तो प्यारे ये 3 साल का, ये 3 साल का, तो ये भी 3 ही साल का होना चाहिए। अगर 1 साल ही 3 साल तो ये फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्न में आपका सबका समय सेम रहता। अगर समय अलग अलग लेगा तो फिर गाय मुर्गा का मेथड जो आगे सिखा रहे उससे आपका बनेगा। तो यही सब अंतर होता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये 11% 1 साल में, तो 3 साल में 11 तिया 33। अब देखिए सभी में 3 से गुना किए हैं, तो 3 से गुना किए हैं तो ये डिजिट 3 गुना है अपना से, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3 गुना का अंतर होगा। इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो 3 गुना का अंतर होगा। 3 कॉमन होके कटेगा, फिर उतना ही रेशियो रहेगा। तो बोले 36 और 33 में 3 का अंतर है। बोलिए 27 और 33 में 6 का अंतर है। देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, 3 से कटेगा 1 और 3 से कटेगा 2, तो बोलिए वही रेशियो आ गया। तो हम 3 से गुना किए सभी में, तो वो कॉमन होके कट जाता है। इसलिए जब एलिगेशन मेथड का रूल लगाइएगा तो समय 1.5 साल दिया रहेगा, कभी 1.25 साल दिया रहेगा, कभी 4.5 साल दिया रहेगा, कभी कुछ दिया रहेगा। तो एलिगेशन का मेथड लगाइएगा तो ये जो समय आपका दिया रहेगा, यहाँ तो ठीक है कि पूर्ण डिजिट है तो गुना भी किए तो आसानी से हो गया। तो हम बोले कि जब भी एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो समय वहां पर गुना करिए या ना करिए, क्योंकि वो लास्ट में कॉमन होके कट जाता है। तो ये तो सिंपल डिजिट था, गुना करिएगा भी तो कैलकुलेट करने में आसानी से हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वहां पर समय अब लिखा रहेगा 3 वर्ष, 3.1/3 वर्ष। अब उससे क्या गुना करिएगा तो फिर ये जो गुणनफल आएगा वो भी भिन्न में, और भिन्न को कैलकुलेट करिएगा तो परेशान हो जाइएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एलिगेशन का क्वेश्चन रहे और समय वहां पर 1 से ज्यादा वर्ष भी रहेगा तो उसको गुना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ औसत वैल्यू लिखा होता है। तो जितना समय यहाँ होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, तो वो गुना करेंगे तो उतना ही गुना वो कॉमन होके कट जाता है। इसलिए एलिगेशन का रूल अप्लाई करेंगे तो सीधा समय 1 साल के जैसा ही मानकर इसको हल कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। और वो समय जो दिया रहेगा उससे परेशान नहीं होना है। अगर दोनों दरों के लिए अलग अलग, मतलब दोनों को जो ब्याज पर पैसा लगाया था, एक को लगाया है 9% पर, दूसरे को 12% पर। अगर इसको लगाया होता 1 साल के लिए और उसको लगाया होता 3 साल के लिए, तो आगे हम सिखाएंगे आपको गाय मुर्गा पर आधारित, उससे वो बनेगा तो फिर आसानी से बन जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
ये बता दिए थे। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग करा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये भी तो लगता बता दिए थे। चलिए अब लिख दे तो कर देते हैं। शेष 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यदि कुल दूरी के लिए औसत गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बोलिए यहाँ पर अंतर है प्यारे 4 और यहाँ पर अंतर है 8 का। तो अब ये जो आपका रेशियो निकला ना, वो यूनिट लास्ट यानी बट्टा में जो आ रहा है लास्ट यूनिट है, वो समय घंटा यानी समय का निकला। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सुबह कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर सभी लोग जानते हैं कि चाल गुने समय होता है। तो चाल आपका दिया हुआ है कि 48 के स्पीड से जा रहा है, और बोलिए समय से गुना करेंगे तो समय का रेशियो निकला, वहाँ निश्चित राशि चाहिए, और निश्चित राशि निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया हुआ है। अगर समय से रिलेटेड रेशियो है तो किसी का भी समय दिया रहता या दोनों का इकट्ठे दिया रहता या समय से रिलेटेड कुछ भी निश्चित राशि रहता, तो रेशियो दिया हुआ है तो उसका तुलना उससे करके या जिसका भी समय का जरूरत पड़ता उसका समय निकाल लेते, और यहाँ पर समय रख देते तो चाल गुने समय आपका दूरी निकल जाता। लेकिन समय यहाँ पर निकालने के लिए निश्चित राशि चाहिए दूरी निकालने के लिए, जो कि समय को निश्चित वहां पर निकालने का रास्ता नहीं दिया हुआ, ये रेशियो है। इसलिए यहाँ आंसर देंगे कि ये है नहीं, इसलिए आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट बता दिए थे ये प्रश्न आपका एग्जाम में सदाबहार है, हमेशा सेम क्वेश्चन पूछते रहता है। तो कुछ क्वेश्चन अटपटा सा रहता है, उसको पढ़िएगा तो भाषा समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी तरह से ये भी है। जैसे भाषा में लिखा है सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब कह रहा है सोना तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो यहाँ पानी जो सब जगह लिख दिया है, पानी के चलते एग्जाम में आप पानी हो मत जाइएगा, समझ लीजिएगा कि ये यूनिट है और उस यूनिट से कोई मतलब नहीं है। सीधा इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो कुछ जगह कंफ्यूजन रहता है। तब बोलिए इधर 9 और 15 में अंतर है 6 का, और इधर आपका अंतर है 4 का। काट दीजिए 2 से 3 और इधर 2 से 2, तो हो गया 3:2। तो इसका भाषा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ अटपटा सा भाषा दिया रहता है, तो आप पानी को यूनिट समझ लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो वही कह रहा है कि सोने तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु में पानी से 15 गुना भारी हो। तो यूनिट आपका दिया हुआ है और इस तरह से रेशियो निकल जाएगा 3:2। तो कुछ प्रश्न का भाषा है जो अजीब सा रहता है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न संख्या 13। ये तो आपसे नहीं बना होगा क्योंकि अभी इस टाइप का क्वेश्चन आप सीखे ही नहीं थे। लखीसराय में आंधी चल रहा है, लीजिए आम लूटिए खूब। लखीसराय में आंधी चल रहा है, चलिए सब मिलके आम लूटते हैं। गांव में रहते थे, छोटा थे, तो जैसे ही देखे कि आंधी आया तो हम लोग दौड़ के आम के पेड़ के पास जाते थे आम लूटने के लिए। तो आप भी आम लूटिए, जाइए आम लूटिए, आम का चटनी बनाइए और खाइए। अभी विटामिन सी का जरूरत भी चल रहा है कोरोना काल में, तो आम लूटिए और चटनी बनाइए और खूब खाइए। प्यारे इस बार ऐसे तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन हम कभी पढ़ाए नहीं थे। पिछले साल कोरोना आया तो लगभग मई जून से हम लोग शुरुआत किए।
तो ऑनलाइन इतना अच्छा डिमांड था कि ऑनलाइन क्लास हमारा देखें यूट्यूब पर या ना देखें, लेकिन लोग अलग अलग स्टेट से, ये जो लॉकडाउन टूटा था तो कोरोना खत्म होने के बाद ये तो दोबारा से आ गया, तब ना आपको पता है कि कोरोना भी चल ही रहा है। तो जब पहला बार कोरोना समाप्त हुआ था तो हमको यकीन नहीं हो रहा था, लग रहा था पहला बार खुला है, अब साल भर से बंद था तो अब कितने स्टूडेंट आएंगे नहीं आएंगे, और यहाँ बहुत बड़ा क्लासरूम था तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन बैच जब स्टार्ट हुआ तो एक वीडियो भी बना के दूसरा को एक स्टूडेंट ही डाले भी थे। तो जब पहला दिन स्टार्ट हुआ तो हमको समझ में नहीं आया कि स्टूडेंट लोग आएंगे कि नहीं। तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो लोग तो नहीं आए थे, लेकिन 2-4 दिन क्लास चलने के बाद पता चला कि अलग अलग स्टेट के लोग, बिहार के तो लोग न के बराबर स्टूडेंट पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग स्टेट से बहुत सारे स्टूडेंट पटना में आए थे। ऐसे तो हमारे यहाँ ऐसे भी दिल्ली से भी हर बैच में 10 गो 20 गो स्टूडेंट आते ही हैं पढ़ने के लिए। अब कोई कहेंगे कि पटना में भला दिल्ली से पढ़े आता है, झूठ बोलते होंगे, लेकिन प्यारे ये हकीकत है, दिल्ली से भी लोग पटना में मैथ पढ़ने के लिए आते थे। सभी बैच में 10 गो 20 गो स्टूडेंट मिल जाएंगे और उनका भाषा से भी पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग को कभी कभी बैच में ही बोल देते थे तो यही के स्टूडेंट बोल देते थे कि हाँ तो दिल्ली से यहाँ पढ़ने आएगा। तो फिर हम पहचान जाते थे, कभी कभी बात किए तो लैंग्वेज भाषा से पता चल जाता था तो हम खड़ा करवा देते, देखिए बात करिए, तो वो रियल में बताते थे तो लोग मानते थे कि हाँ दिल्ली से पटना में पढ़ने के लिए लोग आते हैं। तो दिल्ली से एक राजधानी है इसलिए वहाँ से आना बड़ा मुश्किल वाला बात है, लोग मानते नहीं थे। लेकिन और भी स्टेट होता है जैसे झारखंड है, बंगाल है, यूपी है, तो ये सब सटा हुआ है तो पटना में तो दुनिया भर के लोग आते हैं, तो वो तो बात अलग है। और भी जैसे राजस्थान हो गया, ये सब से एमपी हो गया, वहाँ से ये लोग बहुत सारे नए स्टूडेंट आए थे ऑफलाइन पढ़ने के लिए। तो ऑफलाइन पढ़ने का अलग मजा होता और यूट्यूब पर लोग देखे थे तो उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे। और पहला बार ये लॉकडाउन हुआ था तो हमको समझ में आया कि मतलब स्टूडेंट लोग हमारा मेथड को डिमांड कर रहे हैं। ये चीज़ हमको पहले से आइडिया नहीं था। तो हमें तो ये तो पता था कि कोई भी बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट टाउन में चले जाइए या क्षेत्रीय मार्केट में, सब जगह हमारा स्टूडेंट, हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में 10 गो 20 गो स्टूडेंट हैं जो हर जगह पढ़ा रहे हैं। ये तो पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि इतने दूर से लोग यहाँ पटना में पढ़ने के लिए आएंगे। तो लोग बाहर से भी दुनिया भर का अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँच रहे थे। बेचारा एडमिशन लिए और फिर जब जाने लगे तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए कि सर अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर खुलेगा तो वापस लौटेंगे। तो प्यारे अभी आप घर पर सुरक्षित रह के पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन का चीज़ होता है कि थोड़ा सा अब सेम अगर आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हमारा सब कुछ बदल जाता है, पूरा एक्टिविटी, पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, तो फिर उसका अलग मजा है। और इसमें एक छोटा सा बोर्ड रहता है, वहीं पे खड़ा रह के बोलिए, और खड़ा रहने का हमको हैबिट नहीं, हम हमेशा चलते रहते हैं। तो ऑफलाइन का थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग रहता है, मजा अलग रहता है। और इस बार मतलब हम क्या बताएं, लगभग 70-80 सेंटर इस महीने में ही मतलब चालू होने वाला था। तो अब पूरे इंडिया में हम लोग सोचे थे कि कम से कम 200-300 सेंटर डालेंगे, जैसा डिमांड था। लोग बाहर से पटना आ रहे थे, हम सोचे परेशान हो रहे हैं तो चलिए वही अलग अलग जगह पे ही खोल देते हैं। अभी देखिए एक यूपी में गाजियाबाद में बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर व्यवस्थित करके पूरा एसी वेसी सब एकदम लगा के इतने बढ़िया से व्यवस्थित करके वहाँ क्लासरूम बनाया गया था। तो फिर अब कोरोना आ गया तो सब बंद हो गया, और भी सब जगह सेंटर खुला था, तो अभी बंद नहीं हुआ है, अभी वो है ही। लेकिन अब लंबा समय तक अगर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा तो उसको रोकना पड़ेगा, फिर खुलने के बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में पढ़ने का अलग मजा रहता है। तो आप कहिएगा कि वो ऑफलाइन कहाँ हुआ, वो भी तो ऑनलाइन हुआ कि आप पटना में पढ़ाएंगे और सब जगह लोग पढ़ेंगे। लेकिन बात अलग है कि ऐसे ऐप पर आप पढ़ रहे हैं, वो क्लासरूम में जाकर बैठ के पढ़िएगा तो दोनों में अंतर हो जाता है बहुत का। क्लासरूम में पढ़ने का अलग मजा रहता है, ढेर सारे लोग रहते हैं। तो ऑनलाइन में पढ़िएगा तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो क्लासरूम का भी सीन
वहाँ पर दिखता है, जिसके वजह से अब यहाँ का सारे स्टूडेंट को भी आप देख पाएंगे कि वहाँ कितना लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। प्लस बोर्ड भी लगा रहता है, उसको भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसका अलग मजा रहता है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो होता क्या है कि एक ही जगह केवल पिच पे ही कैमरा फोकस किया जाए तो फिर आनंद घट जाता है, लेकिन वही दर्शक को भी दिखाया जाता है तो आनंद बढ़ जाता है। तो हम जहाँ जहाँ सेंटर डाल रहे थे वहाँ सब जगह डबल प्रोजेक्टर लगाने के लिए, एक क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हुए उनका सीन दिखाइए और एक पर पढ़ने वाला सीन, तो उससे आनंद बढ़ जाता है थोड़ा सा। लेकिन अब ये कोरोना काल में सब चौपट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, तो पढ़िए। और ये कोरोना जाएगा भी, अगर नहीं जाएगा तो हम लोग पढ़ा क्यों रहे और आप पढ़ क्यों रहे भाई? कोरोना जाने के लिए ही तो कि वो जाएगा तो वैकेंसी आएगा तो फिर हम सक्सेस होंगे। तो ये तो है सभी लोग के मन में कि जाएगा। अब अंधेरा हुआ है तो सवेरा होना तय है, ऐसा नहीं है कि अंधेरा ही रह जाएगा। तो कभी धुंध है जो प्रकाश को नहीं रोक सकता है। तो ये आया है, कुछ दिन के बाद सब सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्दी सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर देर से सुधरेगा तो सब परेशान हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया है और सेम डिजिट भी और डिजिट चेंज कर कर के भी। तो यहाँ एक ही प्रश्न है लेकिन सेम डिजिट का भी क्वेश्चन पूछा है, डिजिट चेंज करके भी। तो ऑफलाइन वाला अब क्वेश्चन ये मंगवाइएगा किताब, उसमें ढेर सारे ये दिया हुआ रहेगा। तो मतलब उससे नहीं है, वैरायटी तो वही है ना, अब एक रहे या ढेर रहे। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। अब इस लाइन को समझिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। यानी कोई खिलाड़ी है जो गेंद फेंकता है ना, तो कह रहा है कि इसका औसत है 18.5 रन प्रति विकेट, यानी 18.5 रन देने के बाद एक विकेट लेता होगा। तो इसका औसत था 18.5 रन प्रति विकेट। लिख देते हैं समझने के लिए, 18.5 रन, यहाँ यूनिट समझना है इसलिए लिख दे रहे। कह रहा है 18.5 रन प्रति विकेट। यहाँ एक बात समझना है इसलिए लिख दे रहे। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। अब आगे कह रहा है कि अंतिम मैचों में वह 26 रन देकर 2 विकेट लिया। अब यहाँ बात थोड़ा समझिएगा। जो बॉलर था वो बॉल फेंक रहा था तो 18.5 रन प्रति विकेट था। अब इसको आपको अच्छे से समझना है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। अब इसका बहुत खराब प्रदर्शन था, 18.5 रन देने के बाद 1 विकेट ले रहा था। तो दर्शक लोग उब गया, वो सीटी मारना शुरू कर दिया। तो अब बॉलर को बेइज्जती होने लगा तो वो गुस्से में आ गया, बोला कि रुको दिखाते हैं अपना जलवा। तो अब क्या हुआ कि अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 2 विकेट लिया। तो 26 रन देकर 2 विकेट लिया तो टोटल रन और टोटल विकेट की संख्या, जबकि हमें औसत यहाँ पर लिखना है, उसी तरह से यहाँ भी औसत लिखाएगा। तो हम बोलिए टोटल रन में कुल विकेट की संख्या से भाग दे दिए तो ऊपर रन नीचे विकेट। तो हमारा ये तो जैसे किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऊपर किलोमीटर नीचे घंटा, तो वही ना यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो बोलिए ऊपर रन नीचे विकेट, यानी इतना रन प्रति विकेट ये कहलाएगा। तो ये औसत निकालने के लिए टोटल रन में विकेट की संख्या से भाग दे दिए तो ये आपका हो गया 13 रन प्रति विकेट। यानी अंतिम में वो गुस्से में आ गया और जिसके वजह से
13 रन देकर ही वो विकेट गिरा रहा था, यानी औसत हो गया 13 रन प्रति विकेट। एक बार फिर से इस भाषा को समझिए, नहीं अगर समझिएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए समझना जरूरी है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। इसका अच्छा प्रदर्शन नहीं था, दर्शक लोग परेशान कर दिया, तो ये गुस्से में अब देखिए क्या हुआ, अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 2 विकेट लिया, यानी औसत हो गया 13 रन प्रति विकेट। तो शुरू में 18.5 रन प्रति विकेट था, आगे जाके फिर अच्छा खेलने लगा, जिसके वजह से 13 रन प्रति विकेट हो गया। अब पूरे खेल का औसत एक साथ निकाला, पूरे खेल का औसत एक साथ निकाला, तो अब देखिए परिणाम क्या होगा, जिससे उसका औसत रन 0.5 से कम हो गया। तो बोलिए पहले वाला और अब वाला दोनों को एक साथ औसत निकाला, तो ये अच्छा प्रदर्शन है, जिसके वजह से अब ये वाला कह रहा है ना कि 0.5 से कम हो गया, यानी ये 18 रन प्रति विकेट हो गया। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, और ये दोनों का औसत वैल्यू है। तो प्यारे अब इससे ये छोटा, इससे ये बड़ा है, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो 13 और 18 में अंतर है 5 का, और इधर 18.5 और 18 में अंतर है 0.5 का। तो दशमलव हटाइएगा, बट्टा 10 लिखिएगा, और इधर बट्टा 1, 5 से 5, तो 1 और 10 कैल्शियम 10, 10 से गुना करेंगे इधर 10, इधर 10 से गुना करेंगे 10, 10 कैंसिल, तो इधर हो गया 1। अब बोलिए यहाँ पर 18 रन प्रति विकेट, तो लास्ट यूनिट यहाँ विकेट है, यानी ये जो रेशियो निकला है ना, वो विकेट की संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं, ये रन की संख्या नहीं, विकेट के संख्या का रेशियो निकला है। अब कहिएगा कि निश्चित राशि हमें चाहिए, तो अब देखिए अंतिम मैच खेलने तक वह कितने विकेट लिया, तो हम बोले ये विकेट की संख्या का रेशियो है, तो निश्चित राशि हमें टोटल विकेट चाहिए ना। तो अब ध्यान दीजिएगा निश्चित राशि कहां से निकलेगा, बोलिए इसमें आपका टोटल रन की संख्या है 26, यहां पर 26 रन दिया, और बोलिए यहाँ 2 विकेट लिया, और यहाँ पर औसत है 13 रन प्रति विकेट। तो यह औसत है 13 रन प्रति विकेट, लेकिन यह औसत आया कब, जब 26 रन दिया और 2 विकेट लिया तब। हमको रन वाला निश्चित राशि नहीं चाहिए, विकेट वाला चाहिए, क्योंकि रेशियो विकेट का है। तो अब निश्चित राशि विकेट ही चाहिए, तो अब विकेट की यहाँ पर संख्या है 2, तो बाद में टोटल 2 विकेट, और यहाँ पर विकेट की संख्या है लिया है 1। निकालना अंतिम मैच खेलने तक वह कितने विकेट लिया, इसका मतलब शुरू से अंतिम तक। तो शुरू में 10 विकेट लिया और अंतिम में 1, तो शुरू से अंतिम तक कितने विकेट हो गया, तो 10 और 1 11, तो 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी जितने भी अभी तक वह मैच खेला है, अब 10 मैच खेले या 20 मैच या 5 मैच या 2 मैच, चाहे जो भी मैच खेला है, उसमें अभी तक जितने भी टोटल मैच खेला, उसमें टोटल अब यहाँ पर कह रहा है 22 विकेट लिया है। तो ये आंसर हो जाएगा 22। अगर नहीं समझ में आए तो फिर ये तो हम पूरा प्रयास किए आपको हर तरह से समझा देने के लिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो लिखिए कमेंट में, तो फिर दूसरा मेथड से बेसिक तरीका से पहले समझाकर फिर इसको समझाना पड़ेगा। अगर समझ गए तो प्यारे ठीक है, नहीं समझे तो फिर कोई और रास्ता ढूंढेंगे। सब ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लगता है सब लोग आम चुनने चल गए। चलिए अगला प्रश्न, ये भी हमें बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक ही चीज को रिपीट करके नहीं दिया है, जिसके वजह से एक एक करके ही हमें बनाना पड़ेगा। अगर होमवर्क में अब एक एक करके बता देते, उसके बाद एक्स्ट्रा रहता तब आप बनाते, और उसके साथ जो ना बताते वो भी आप बना लेते। लेकिन आप लोग महान कम कोढ़िया भी हैं, सोचे चलो सब छोड़ देते हैं, बनाएंगे अपने। तो देखिए भाई, हमको एग्जाम में आप साथ में लेते चलेंगे, एग्जाम देना रहेगा तो
चलिए ये प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ऐसा प्रश्न अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप उस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं, जैसे कोई भी राइटर का किताब खरीदे हो, आर.एस. अग्रवाल सब लोग के पास रहता है, इंटरनेशनल बुक है। मान लेते हैं कि आर.एस. अग्रवाल का ही किताब आप बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर ये क्वेश्चन सामने में आ जाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस मेथड से बनने वाला है। तो चैप्टर तो ठीक है, समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो वहां पर तो अब अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा। कुछ तुलना करने पर आधारित नियम से, कुछ पूरे ग्रुप, कुछ शेष ग्रुप, कोई गाय मुर्गा, कुछ बैलेंस करने पर आधारित से। तो अब वहां पर आपको देख के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये एलिगेशन मेथड वाला क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तब तो एलिगेशन मेथड लगाइएगा, जल्दी से बना ही दीजिएगा, लेकिन ये समझने में ही परेशानी होता है। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए और समझने के साथ साथ ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप भूलने वाले हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि 3 ग्रुप में भी ये है कि नहीं। तो एलिगेशन का रूल है कि 3 ग्रुप रहेगा तो एलिगेशन लगेगा, जिसमें 2 टुकड़ा और एक पूरे के साथ, या 2 अलग अलग जाति का एक पूरे का एक साथ। तो ये चीज समझ में आना चाहिए, जो कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तीनों यहाँ पर डायरेक्ट ना लिखकर यहाँ पर छुपा हुआ, उसको आपको निकालना है पढ़ने के बाद। तो अब देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं। 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रयमूल्य 3000 है, वो निश्चित राशि है। एक घड़ी को 15% लाभ पर एक घड़ी को 15% लाभ पर, एक घड़ी को 15% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। और कह रहा दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने से पूरे माल पर न लाभ न हानि होता है। तो अब यहाँ समझिए, कह रहा है एक घड़ी को 15% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने से पूरे माल पर न लाभ होता है न हानि होता है। न लाभ न हानि, यानी जितना में खरीदे उतने में बेच बाच के आ गए, तो न लाभ न हानि का मतलब 0% लाभ, या तो बोलिए 0% हानि, तो न लाभ न हानि हुआ। तो ये तीसरा ग्रुप आपको ये बात समझ में आना चाहिए, और ये बात समझ में आ गया तो तुरंत समझ में, अच्छा ये 3 ग्रुप है, एलिगेशन लगेगा। अब लगा दीजिए, सीधा काम हो गया। कह रहा 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रयमूल्य 3000 है। एक घड़ी को 15% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचे तो पूरे माल पर न लाभ होता है न हानि, यानी 0% लाभ बोलिए या 0% हानि बोलिए। घड़ियों का क्रयमूल्य क्या है, तो ये वाला आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये बात समझ में आए तो ठीक है। तो अब प्यारे जल्दी से इन दोनों का अंतर, अब हम बोले ये वाला जो होगा ना, एक से छोटा एक से बड़ा होगा, तो देख लीजिए इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, क्योंकि 10% हानि का मतलब -10 और ये +0 है, तो ये इसके अपेक्षा गरीब है, ये कर्ज लिए हुए हैं और ये बिना कर्ज वाला है। तो हम बोले इससे तो ये बड़ा ही है, तो बोले इससे छोटा और इससे बड़ा, यानी ये वाला एक से छोटा एक से बड़ा है ही। तो अब इन दोनों का अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ, तो 10% और 0% में अंतर है। बोलिए अब 10% हानि और 0% लाभ, या 10% हानि और 0% हानि, तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, अंतर तो हम बोलेंगे 10 ही का है। और बोलिएगा यहाँ पर अंतर है 15 का, 5 से 2 और 5 से 3, यानी हो गया 2:2। तो ये प्यारे 15% लाभ है, तो ये लाभ का रेशियो नहीं निकला। 15% लाभ, किसका 15% लाभ? क्रयमूल्य का। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, जो बट्टा में आया है वही तो यूनिट है, लेकिन यूनिट 100 वहां लिखा हुआ, तो 100 का मतलब क्या, तो 100 क्रयमूल्य के लिए आया हुआ। इसका मतलब है कि ये जो आपका निकला है रेशियो, ये क्रयमूल्य का निकला है, कॉस्ट प्राइस का निकला है। तो अब कह रहा है कि घड़ियों का क्रयमूल्य क्या है, तो बोले टोटल क्रयमूल्य 3000 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जोगफल 3000 बना देते, या तुलना करिए 3 2 5, निकालना है उसको गुना कर लीजिएगा। तो ये 5 से 30 कटेगा 6 बार। अब जो भी निकालना बारी बारी से दोनों निकालना है, तो एक बार 2 से गुना करिए तो 6 दूनी 1200, एक बार 3 से तो 6 3 1800, 1200 और 1800। तो आपका आंसर हो गया बी। इस तरह से हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये 5 है, 3 2 5,
तो बात ऐसा है कि जल्दी से हम मिटा देते हैं तो आप कॉपी पे छाप नहीं पाते हैं, और इसीलिए आपको स्पीड चाहिए। अच्छा, ये क्या हो गया? इसीलिए आपको ऐप में स्पीड चाहिए। ये बात अब हमें समझ में आया। चलिए ठीक है, अब स्पीड का व्यवस्था हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह बस। हालांकि काम ज़्यादा देर तक का नहीं है। विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। ये प्रश्न लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। इस प्रश्न में लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। प्यारे, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझिए। ये भी ऐसा प्रश्न है ना कि एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। सदाबहार ही नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है। तो प्यारे, इसको जल्दी से आप समझिए और दिमाग को यहाँ स्थिर करिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और अच्छे से नहीं समझिएगा तो पक्का इस प्रश्न को आप भूल जाइएगा। तो कुछ ऐसा प्रश्न होता है जिसको बहुत अच्छे से समझना होता है, अच्छे से नहीं समझिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा। ऐसा बहुत बार आप फील किए होंगे, बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आप अटक गए उसको जाके ट्यूशन पढ़ते होंगे तो पूछ लेते होंगे। पूछने के बाद जब दोबारा भी रिवीजन करते होंगे ना तो उसी क्वेश्चन में अटक जाते होंगे। तो उसका कारण है कि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से आप नहीं समझ पाए थे, इसलिए भूल गए और फिर आपको उसी में जाके फंस गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, उसमें से ये भी एक है, इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं। और ये एग्जाम में सेम डिजिट बाय डिजिट आपसे ये पूछा जाता है, इसलिए आंसर भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम समझा रहे हैं, गौर करिएगा। विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। विस्की से भरे एक गिलास में, समझने के लिए हम गिलास भी बना ले रहे हैं। कह रहा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। विस्की से भरे यानी शराब से भरा हुआ एक गिलास है जिसमें 40% अल्कोहल है। विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से, मेरा मतलब है कि इसमें अल्कोहल का मात्रा ज्यादा है। तो सोचा कि चलो इस पीने लायक नहीं है, तो सोचा कि इसमें अल्कोहल का मात्रा थोड़ा कम कर लेते हैं। तो कहीं दूसरे जगह रखा हुआ था, जिसमें एक दूसरे जगह शराब रखा हुआ था जिसमें अल्कोहल का मात्रा मात्र 19% था। तो सोचा कि चलो इसका कुछ भाग निकाल देते हैं। अब बोतल खाली हो गया तो कम अल्कोहल वाला इसमें डाल लेते हैं, यानी इससे कुछ भाग निकाल के बाहर किया और ये वाला डाला। तो ये जो नया जो आपको तैयार हुआ, मेरा मतलब इससे कुछ निकाल के बाहर कर दिया और इसमें से कुछ मात्रा इसमें डाला गया। तो अब ये नया वाला ये न कहलाएगा। पहले वाला ग्लास में 40% अल्कोहल था, एक दूसरा रखा हुआ था उसमें 19% अल्कोहल था, तो ये पीने योग्य नहीं था। तो सोचा कि चलो इसका कुछ भाग निकाल देते हैं और इसका कुछ भाग डाल देते हैं। तो अब इस गिलास में, यही वाला गिलास अब यहाँ पर चल गया क्योंकि इससे कुछ निकला और ये वाला डलाया, तो अब ये नया आपका अल्कोहल इसमें आपको पता चलेगा। तो कह रहा है कि 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो बोलिए ये ज्यादा वाला था तो इसको निकाल के बाहर फेंक दिया और ये वाला कुछ डाल दिया, तो अब ये कम वाला इसके साथ डाला गया, तो जाहिर सी बात है कि अब इसका मात्रा घटेगा। तो इस तरह से अब ये बीच वाला जो है एक से कम और एक से ज्यादा रहेगा, इसका थोड़ा बढ़ गया, इसका थोड़ा घट गया। अब इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ, तो 19 और 16 में अंतर है 7 का, और इधर बोलिएगा 40 और 26 में अंतर है 14 का। 7 से 14 कटेगा 2, यानी 1:2। अब प्यारे यहाँ पर और समझना है थोड़ा सा, यहीं पे अब थोड़ा सा और परेशानी है, वहां तो था ही, अब यहाँ पर भी थोड़ा परेशानी है, जरा अच्छे से समझिएगा। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ दें। करा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल था।
यानी इस गिलास में टोटल मात्रा में 40% था। अब कह रहा उसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से अब इसमें 19% अल्कोहल वाला द्रव मिलाया गया, तो इससे कुछ मात्रा लिया गया और इससे कुछ मात्रा लिया गया, तो इसमें अब 26% अल्कोहल वाला एक द्रव तैयार हुआ। तो ये जो 26% अल्कोहल वाला द्रव तैयार हुआ, तो इसका मात्रा यहाँ पर लिखाया है और इसका मात्रा यहाँ पर लिखाया है, यानी इस गिलास में टोटल जो शराब था ना, वो इसका वाला 1 के अनुपात में मात्रा लिया गया और इसका वाला 2 के अनुपात में मात्रा लिया गया। अभी टोटल जोड़ दीजिएगा, इसका वाला और ये भरा हुआ गिलास है, तो इसमें आपका इसका 1 के अनुपात में और इसका 2 के अनुपात में लिया गया। और बोलिए ये वाला इसमें डाला गया परिवर्तित करने के लिए, तो पहले वाला ये है और ये डाला गया जो ये है। तो अब प्रश्न में कह रहा विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। तो बोलिए पहले तो ये टोटल केवल यही ना था और इससे कुछ निकाला और ये वाला डाला, तो ये वाला गिलास आपका भरा हुआ है। तो ये प्रारंभ में गिलास था, ये बाद में है, और ये तो आपका इससे लिया गया और ये टोटल मात्रा तो वही वाला गिलास है। तो पहले जो भरा हुआ था तो गिलास में ये टोटल मात्रा, इससे कुछ डाले तो ये टोटल मात्रा मिलके ही तो ये वाला भरा हुआ गिलास हो जाएगा। तो हम बोले इस गिलास का टोटल मात्रा पहले से था कितना, तो 1 + 2 यानी 3। अब इससे ये 1 के मात्रा बचा, इससे 2, तो ये गिलास में भी टोटल मात्रा तो 2 1 3 ही न कहलाएगा, जिसमें ये वाला द्रव बदला गया। तो यहाँ पर कह रहा विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। तो प्यारे इसमें टोटल मिला के 2 1 3 था और बदला गया है ये वाला। तो कह रहा है कि विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, किससे कंपेयर करेंगे, टोटल से। तो टोटल मात्रा है 3 और बदला गया टोटल मात्रा है 2 रेशियो है, गलती से हो गया। तो हम बोले कि टोटल मात्रा होगा 1 2 3, बदला गया भाग 2 है। तो वही तो पूछ रहा है कुल का कितना भाग बदला गया, कुल को नीचे बदला गया भाग ऊपर, तो आपका आंसर होगा 2/3 भाग। समझ में आ रहा है तो ठीक है, माइंड में रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन रहता है जो अजीब सा, ये तो प्यारे इजी है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कहिएगा कि इसमें तो ढेर सारा, किसको कहाँ लिखूं, पढ़िए किसको कहाँ पता चल जाएगा। एक मिश्र धातु में तांबा 90%, अजस्ता 10% है। समझने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोई एक मिश्र धातु है, कोई एक मिश्र धातु है जिसमें कह रहा है कि तांबा 90%, अजस्ता 10% है। बोले इसमें तांबा 90% है, अजस्ता 10% है। तो आप बोलिए इस मिश्र धातु में कै प्रकार का चीज था, कै प्रकार का धातु है। तो हम बोले ये वाला जो मिश्र धातु है ना, इसमें 2 ही प्रकार का है। पूछिए कैसे। तो कह रहा है एक मिश्र धातु में तांबा 90%, अजस्ता 10%। तो 90% 10% जोड़े तो टोटल 100 हो गया। टोटल 100 का मतलब ये वाला मिश्र धातु इतना ही है, इसमें कोई और चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि तांबा 90%, अजस्ता 10%, तो दोनों को मिला के 100 हो गया। इसका मतलब ये जो मिश्र धातु है इसमें 2 ही प्रकार का धातु मिलाकर ये एक धातु है जिसमें 90% तांबा है, 10% जस्ता है। लेकिन अब दूसरा मिश्र धातु पढ़ के देखते हैं। दूसरे मिश्र धातु में एक दूसरा मिश्र धातु ये रखा हुआ है, करा दूसरे मिश्र धातु में तांबा है 93% और बोलिए जस्ता है 4%। आप बताइए कि दूसरा का जो मिश्र धातु है उसमें 2 ही प्रकार का धातु है कि कुछ और भी है भाई। तो हम चेक करके देखें तो दूसरे मिश्र धातु में तांबा 93%, अजस्ता 4%। तब बोलिए 93 और 4 97, अभी शेष 3% बच रहा है। तो ये 3% में कोई एक ही प्रकार का और इसमें मिश्र धातु हो सकता है, या तो 3% में 5-10 तरह से थोड़ा थोड़ा % वाला उसमें आ सकता है। तो हमको उससे मतलब नहीं है कि इसमें क्या प्रकार का धातु, हमको मतलब इससे है कि पूछ क्या रहा है। तो प्यारे अब आपको इससे टेंशन नहीं लेना है कि पहला में कह रहा है कि तांबा है 90%, जस्ता है 10%, दूसरा में तांबा 93%, जस्ता 4% और कुछ % बचा जो और भी कोई धातु हो सकता है, वो दिया हुआ हो ना दिया हुआ हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं।
देखते हैं आखिर पूछ क्या रहा है। तो कह रहा उसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 9% जस्ता हो। तब बोलिए पहला मिश्र धातु में 2 चीज है, दूसरा में आपका 2 से अधिक चीज है, और कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में जस्ता 9% हो। तो प्यारे बीच वाला जो वैल्यू है ना, अब तीसरा जो आपका लिया है इसमें कह दिया है कि जस्ता 9%। तब बोलिए अब 91% बचा, उसमें कई चीज आया हुआ ये पता नहीं है, तो उसको पता हो या ना हो उससे मतलब नहीं। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 ग्रुप चाहिए, जिसमें यहां पर जो चीज दिया रहेगा वही यहां पर, इन दोनों का औसत यहां। तब बोलिए जस्ता है जो सभी में दिया हुआ है, पहला में भी मिश्रण में जस्ता दिया हुआ है, दूसरा मिश्रण में भी जस्ता दिया हुआ है, तीसरा मिश्रण में भी जस्ता दिया हुआ है। तो बोलिए इन दोनों में जस्ता जस्ता, तो इसका औसत जस्ता। अगर यहाँ तांबा रहता, यहाँ तांबा रहता, तो यहाँ भी तांबा का औसत लिखते। लेकिन प्यारे आपका पहला में तांबा दिया हुआ है 4% और दूसरा में आपका तांबा, पहला में तांबा 90% और दूसरा में तांबा 93%, और ये औसत तांबा नहीं दिया हुआ है, इसलिए तांबा 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 लेके बढ़िएगा तो सोल्व नहीं कर सकते। तो आप कहिएगा ना कि यहाँ पर तांबा अगर 90 दिया हुआ है और यहाँ पर तांबा 93 दिया हुआ है और कह रहा है कि मिश्रण में जस्ता है 9%, तो कहिएगा तांबा 91% है। ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ते तो 100% होता तो समझ जाते कि 2 ही प्रकार का धातु है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से 100 पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसमें और भी प्रकार का धातु है, इसलिए यहाँ तांबा, तो आप ये नहीं कह दीजिएगा कि 9% जस्ता का मतलब 91% तांबा। तो आप बोलेंगे यहाँ तांबा तो यहाँ भी तांबा, अब इन दोनों का अंतर यहाँ, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तांबा आपका पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जब जस्ता लेके बढ़ते हैं तो पहले वाला जस्ता बाद वाला जस्ता दोनों के मिला करके जस्ता सब दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है और वही तो हमें चाहिए, तो इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ कम हो गया। बस बात आप समझ पा रहे हैं। कह रहा है एक मिश्र धातु में तांबा 90% जस्ता 10%। तो आप बोलिए पहला मिश्र धातु में 2 चीज दिया हुआ, तो आप बोलिए तांबा लेके बढ़ना संभव है कि जस्ता लेकर बढ़ना संभव है? तो प्यारे तांबा लेकर बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि तांबा यहाँ दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो आप जल्दी से 100% में से 9% घटा के 91% निकाल नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमें ये पता चला यहाँ से कि इसमें 2 ही प्रकार का नहीं बल्कि 2 से ज्यादा प्रकार का है। तो वो पता नहीं है तब तक इसमें से 100 में से 9 घटाकर तांबा नहीं निकाल सकते, इसलिए तांबा लेकर बढ़ना संभव नहीं है। तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है। ये अजय देवगन वाला एक ही रास्ता नहीं है भाई। तो हम बोले आपके पास एक ही रास्ता है जिसमें जस्ता लेकर बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें तांबा है 10%, सॉरी जस्ता है 10%, दूसरा में जस्ता है 4% और पूरे में हो गया औसत जस्ता 9%। अब सॉल्व कर लीजिए। इधर अंतर है 1 का, इधर अंतर है 5 का। अब बोलिए परसेंट हटाएंगे, बट्टा जो 100 आ रहा है मिश्र धातु के लिए, इसलिए ये मिश्र धातु का ही रेशियो निकल गया है। तो कह रहा है एक मिश्र धातु में तांबा 90% जस्ता 10% है, दूसरे मिश्र धातु में तांबा 93% जस्ता 4% है। उसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यानी पहला से मात्रा कितना लेना चाहिए, दूसरा से मात्रा कितना लेना चाहिए कि पूरे में प्रतिशत जस्ता का इतना हो जाए। तो पहला से 5 के अनुपात में और दूसरा से 1 के अनुपात में मात्रा लेना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 5:1 के अनुपात में। प्यारे आपको समझ में आ पा रहा है कि नहीं? चलिए, तो आप यहां भी आंधी तूफान आ गया है। चलिए प्यारे, आप समझ पा रहे हैं। बहुत अभी बोलते बोलते मुंह सूख गया है। ये क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए एक और पॉइंट हमें सिखाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को अभी रोकते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए ना अलग से कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर पहले सिखाना पड़ेगा।
उसके बाद इसको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। समझ में तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेट आपसे नहीं हो पाएगा जल्दी से। तो उसके लिए, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा यहाँ कुछ बताना पड़ेगा, और उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट कम से कम चाहिए। तो ये यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर लाएंगे, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे और फास्ट कैलकुलेट भी कर सकेंगे। इसलिए प्यारे 17 और 18 दोनों सेम क्वेश्चन होगा। तो इसको रोकते हैं, अगले क्लास में उसमें टाइम देके समझा देंगे, अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, तो ये दोनों एक साथ ही सीख सकते हैं। चलिए अब आगे आइए। अब इधर जितने क्वेश्चन हैं इसको सब एक साथ सीखा जा सकता है। और देखिए इधर लगातार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 से, और ये अलग ढंग का है। इसमें भी आप भूलेंगे, लेकिन आप अच्छे से सीखेंगे तो माइंड में रहेगा। खास करके इस क्वेश्चन को तो लोग भूल ही जाते हैं, तो आपको समझना है। तो 19 से लेकर इधर जो भी है 23 तक एक जैसा है, और आपको अच्छे से समझना है। तो ये रहा, करा 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में, ये बहुत इजी है। 12 रुपये प्रति किलोग्राम, करा 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस, जी 12 रुपये प्रति किलोग्राम, करा 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाला दूध में कह रहा है 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाला दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। करा किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जो दूध बेचता है ना, वो डब्बा में खरीदता है, तो होता क्या है ना, चलिए हम बाल्टी बनाते हैं। ऐसे डब्बा में लोग बेचने के लिए जाता है, बाल्टी लेके नहीं जाता है। तो ये दूध वाले जब दूध बेचने के लिए दूध खरीदता है, या घर में ही दूध दूता हो, अपना ही गाय या भैंस जो भी हो, तो वो करता क्या है कि इतना दूध ले लिया और मार्केट में चला गया। अब जब बेचने की बारी आया, तो जहां पर जाके वो बेचता है, उससे पहले घर से लिया था इतना ही, अब इसमें ऊपर तक पानी से भर दिया। तो अब ये तो पूरा पानी से ऊपर तक भर दिया था। तो अब वो बेचने के लिए जाएगा, तो वो रास्ते में क्या बोलते जाएगा कि हम दूध पानी का मिश्रण बेचने आए हैं, हमसे खरीदो, या कहेगा हम पानी बेचने आए हैं, हमसे खरीदो। ऐसा नहीं कहेगा। ये जब इसमें पानी डाल दिया तो ये मिश्रण बन गया जरूर, लेकिन दूध वाला बोलता है कि हम दूध बेचने आए हैं, किन्हीं को दूध लेना है तो दूध खरीदिए। वो थोड़े बहुत बोलेगा कि हम दूध पानी का मिश्रण बेचने आए हैं, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो दूध वाला हमेशा बोलता है पानी भी मिला दिया तो दूध पानी का मिश्रण है, तो बोलेगा कि दूध है। तो अब यहाँ पर भाषा पे थोड़ा सा ऐसा प्रश्न में ना, आप भाषा पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर अता पता नहीं चलेगा। कॉमन सेंस यहाँ लगाना पड़ेगा। कहा 12 रुपये प्रति किलोग्राम दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। यानी 12 रुपये प्रति केजी वाला दूध को खरीदा, अब इसमें कुछ पानी मिलाया, तो पानी की बिसलेरी का बोतल मिलाएगा? बिल्कुल नहीं। जब पानी मिलाता है तो बिसलेरी वाला खरीद के थोड़े मिलाता है। जब पानी मिलाना रहता है तो बस ऐसे ही जहां पर नल लगा हुआ है वहां पर डब्बा खोला और पानी भर दिया। मेरा मतलब पानी जो उसमें भरता फ्री वाला भरता है, वो बिसलेरी वाला खरीद के उसमें पानी डालता नहीं है। इसलिए पानी जो है यहाँ पर लिखेंगे 0 रुपये प्रति केजी। तो बोलिए दूध 12 रुपये प्रति केजी वाला लाया, उसमें 0 रुपये प्रति केजी वाला पानी डाल दिया। अब ये कॉमन सेंस लगाना है, ये नहीं कहिएगा कि बिसलेरी वाला खरीदता तब उसमें डालता तो क्या होता। जब पानी डाला गया तो फ्री वाला है। तो कह रहा 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में पानी मिला जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो इधर अंतर है 8 का और इधर अंतर है 4 का। तो आप बोलिएगा
इधर 12/8 में अंतर है 4 का। अब यहाँ लास्ट यूनिट केजी है, यानी केजी का मतलब मात्रा, तो ये रेशियो मात्रा का निकल गया। काटिएगा तो इधर 2, तो 2:1, तो आपका आंसर हो जाएंगे 2:1। देखिए आंसर गलत दे रहे हैं, सी नहीं है, आंसर 1 है, 2:1। इससे दूध लिया 2 के अनुपात में, पानी मिला दिया 1 के अनुपात में, तो यह दूध पानी का रेशियो तो 2:1 होगा। चलिए आंसर आप पहले का बोल रहे हैं, ठीक है भाई, पहले का है तो पहले का ही है। चलिए ये प्रश्न तो सीधा साधा भाषा था, आप समझ लिए। अब इस प्रश्न पे आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इसमें डाटा दिया हुआ था, एक डाटा नहीं था जो कि फ्री वाला था, तो फ्री में आ गया था। यहाँ भी एक डाटा फ्री वाला होगा, लेकिन फ्री वाला में भी आपको फ्री में बनने वाला नहीं है। यहाँ पर दिमाग को दही बनाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके अब ये हो पाएगा। और इस प्रश्न को अगर आप ऑफलाइन में बैठे रहते ना, तो एक मजेदार किस्सा हम सुनाते और उस किस्से से विदाउट पेन, बिना पेन चलाए हुए आप इसको सॉल्व कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ पर लिख करके बना रहे हैं। अब यहाँ पर किस्सा सुनाना तो संभव नहीं है। किस्सा सुनाना मतलब कहानी सुनाना, कहानी सुनाने का मतलब है कि कहानी तभी सुनाया जाता है जब सामने में लोग बैठे हैं, हाँ हूँ बोलते हैं, तब किस्सा सुनाने का अलग मजा आता है। लेकिन यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, किस्सा नहीं सुना रहे हैं। चलिए देखिए, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है। सेंटेंस को समझिएगा। एक बेईमान ग्वाला करा दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो 25% लाभ होता है, तो इस मिश्रण में पानी कितना परसेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ। तो क्रय मूल्य पर कभी बेचेगा तो कभी प्रतिशत लाभ हो सकता है। हम बोले कि आप 10 रुपया में कोई चीज खरीद के लाए या 10 रुपया में बेच दीजिएगा तो प्रतिशत लाभ होगा, नहीं होगा। 10 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में बेच दिए तो कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए 0% लाभ बोलिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा है कि क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो कोई भी व्यक्ति जितना में खरीदेगा उतने में बेचेगा तो कभी भी लाभ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है कि क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ है। तो ऐसा तभी संभव होगा जब यहाँ पर जो दूध खरीद के लाया, मान लेते हैं 2 केजी लाया, 2 केजी बेचेगा और उसी पैसा से बेचेगा तो फायदा नहीं होगा। तो उसमें वो डाल दिया है पानी, तो दूध 2 केजी होगा तो 2 केजी बेच दे, उससे फायदा नहीं हुआ। लेकिन पानी जो मिलाया वो एक्स्ट्रा हो गया, अब उसको बेचेगा तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो वो एक्स्ट्रा जो हो गया वही लाभ है और उसी का प्रतिशत निकालेगा तो कुछ प्रतिशत लाभ कहलाएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है। तो अब समझने के लिए कितना रुपये प्रति केजी खरीदा है ये नहीं दिया हुआ है, तो आपको अपने समझना है। इसलिए प्यारे यहाँ पर मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं कि वो दूध जो खरीदा है वो 1 रुपये प्रति केजी। आप कहिएगा 1 ही रुपये क्यों लिखे, तो प्यारे आप यहाँ 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये या मार्केट में 4 रुपये अभी दूध का रेट है, रियल में वही वाला रेट से खरीदिए, चाहे जो। अब कोई जरूरी नहीं है, हम केवल ये चाह रहे हैं कि हमें रेशियो ही तो निकालना है। तो जब प्यारे रेशियो निकालना रहता है तो हम ऐसा डिजिट मानेंगे जिससे कैलकुलेट करने में आसान हो। इसलिए अभी दूध का रियल में रेट कितना चल रहा उससे हमें मतलब नहीं है। तो मान लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है
जो दूध बेचता है वो दूध 1 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा है। अब 1 रुपये की जगह पर आप 100 रुपया, 22 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये, 100 रुपये जितना मानना है मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोले कि कोई व्यक्ति है जो 1 रुपये प्रति केजी की दर से दूध खरीदता है। अब कह रहे एक पैमान वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो बोले 1 रुपये प्रति केजी की दर से दूध खरीदा, उसमें 0 रुपये प्रति केजी वाला पानी डाल दिया और कह रहा है कि पैमान वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो अब इसको मिला दिया था, जो मिश्रण है ना, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो बोलिए दूध खरीदा था कै रुपये प्रति केजी? 1 रुपये प्रति केजी। तो हम बोले ये खरीद मूल्य, तो यहाँ भी खरीद मूल्य हमें चाहिए। और कह रहा है कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त किया। तब बोलिए खरीदा है 1 रुपये, अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचा है। तो बोलिए यहाँ पर क्रय मूल्य पर बेचा है, इसका मतलब 1 रुपये प्रति। हेलो चेक, चलिए ठीक। हम बोले खरीदा है 1 रुपये, पानी मिलाया है 0 रुपये प्रति केजी वाला। अब जिस रेट पर खरीदा था उसी रेट पर बेच दिया, यानी खरीदा था 1 रुपये तो बेचा भी है 1 रुपये। तो प्यारे यहाँ खरीदा है तो यहाँ औसत लिखा जाता है, तो यहाँ खरीद मूल्य, तो यहाँ भी खरीद मूल्य लिखिएगा। अगर यहाँ भी क्रय मूल्य, तो यहाँ औसत भी क्रय मूल्य लिखिएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि एक पैमान वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है। तो दूध के क्रय मूल्य पर बेचा और 25% लाभ, लेकिन था ठीक। हेलो चेक, चलिए ठीक। हम बोले खरीदा है 1 रुपये, पानी मिलाया है 0 रुपये प्रति केजी वाला। अब जिस रेट पर खरीदा था उसी रेट पर बेच दिया, यानी खरीदा था 1 रुपये तो बेचा भी है 1 रुपये। तो प्यारे यहाँ खरीदा है तो यहाँ औसत लिखा जाता है, तो यहाँ खरीद मूल्य, तो यहाँ भी खरीद मूल्य लिखिएगा। अगर यहाँ भी क्रय मूल्य, तो यहाँ औसत भी क्रय मूल्य लिखिएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि एक पैमान वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है। तो दूध के क्रय मूल्य पर बेचा और 25% लाभ प्राप्त किया। तो ये तो 1 रुपये प्रति केजी यहाँ पर विक्रय मूल्य ना हो गया। तो अब हम बोले 1 रुपये प्रति केजी के दर से विक्रय मूल्य है कब? जब 25% का लाभ लिया तब। तो हम बोले कि यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य नहीं चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, तो यहाँ औसत क्रय मूल्य ही चाहिए। तो आप ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलेंगे। जब तक नहीं बदलेंगे तब तक काम होगा नहीं। तो अभी विक्रय मूल्य है, इसको क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा। क्रय मूल्य बदलेगा कैसे? तो बोलिए 25% लाभ का मतलब होता है कि क्रय मूल्य है 100, लाभ है 25, तब विक्रय मूल्य 125। नहीं समझे मेरा बात? हम बोले 25% लाभ का मतलब किसका 25% लाभ? तो आप बोलिएगा ना कि क्रय मूल्य का 25% लाभ। तो आप परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 जो आएगा, तो ये का जो लगा हुआ है क्रय मूल्य के साथ, यानी क्रय मूल्य 100 तो लाभ 25, तब विक्रय मूल्य 125। अगर 25% को आप पढ़ते हैं
25% को आप 1/4 पढ़िएगा, इसका मतलब होगा कि क्रयमूल 4 लाभ 1 तो विक्रयमूल हो जाएगा 5। लेकिन अभी फ्रैक्शन में नहीं सिखाए इसलिए पूरा बोल लेते हैं। 25% लाभ का मतलब होता है प्यारे कि क्रयमूल है 100 तो लाभ है 25 तब विक्रयमूल 125। तो हमको ये विक्रयमूल नहीं क्रयमूल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये क्रयमूल तो ये भी चाहिए। तब बोलिए 25% लाभ मतलब क्रयमूल 100 लाभ 25 तब विक्रयमूल 125। विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, अगर क्रयमूल निकालना है तो 100 से गुना कर लीजिएगा, क्रयमूल का रेशियो से गुना कर लीजिएगा। 25 चौ 25 पंचे। अब इन दोनों का अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ। बोलिए इससे ये छोटा और इससे ये बड़ा है तो इन दोनों का अंतर यहाँ 4/5 ही होगा। और इन दोनों का अंतर तो 1 में से 4/5 घटाएंगे तो 1 में घटाने का नियम सिखाए थे, हर में से अंश घटा लेते हैं। तब बोलिए 5 में से 4 1 में से घटाना है तो घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा लिए। 5 में से 5 में से 4 घटा दिए तो 1/5। अब इससे ये कैंसिल, रेशियो आपका निकल गया। आप कह रहे इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? तब बोलिए दूध है 4 पानी है 1 तब मिश्रण होगा 5। अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। दूध है 4 पानी है 1 तो मिश्रण हो जाएगा 5। मिश्रण में पानी का प्रतिशत किससे कंपेयर करना है? पूरे मिश्रण से। मिश्रण को नीचे पानी को ऊपर। तो पानी है 1 प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। ऐसे तो 1/5 मतलब 20% जो जानते बोल ही लेंगे, लेकिन 100 से गुना करेंगे तो 5 से 100 20 बार कटेगा तो 20%। तो आपका मतलब ये हुआ। एक बार फिर से कर एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रयमूल पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ 25% लाभ लिखा है ना, तो 25% लाभ का मतलब क्रयमूल 100 तो लाभ 25 तब विक्रयमूल 125। तो आप मान सकते हैं कि दूध का क्रयमूल 125 रुपये प्रति केजी। कहिएगा कि 1 रुपया नहीं माने, 2 रुपया नहीं माने, 20 रुपये नहीं, 25 रुपये नहीं, 30 रुपये नहीं, 40, एक ही बार 125 रुपये क्यों मान लिए? तो हम बोले प्यारे कैलकुलेट करने में सुविधा हो इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम बोले कि 25% लाभ का मतलब क्रयमूल है 100 तो लाभ 25 तब विक्रयमूल 125। तो विक्रयमूल को क्रयमूल में बदलना है तब विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से करेंगे तो कट जाएगा आसानी से, इसलिए हम 125 मान लिए। अगर आपको न समझ में आए तो आप यहाँ 1 ही मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी मिला दिए हैं फ्री वाला। अब कह रहा है कि क्रयमूल पर बेच दिया, यानी क्रयमूल 125 रुपये तो अब विक्रयमूल हो गया 125। तो ये क्रयमूल तो यहाँ भी क्रयमूल चाहिए तो विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से यानी 125 से, क्रयमूल निकालेंगे 100 से। तो अब बोलेंगे इधर अंतर हो गया 25 का और इधर अंतर हो गया 100 का, तो 25 चौ तो हो गया 4:1। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो बोलिए मिश्रण को नीचे पानी को ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से। डायरेक्ट भिन्न से भी बोल सकते हैं, 1/5 मतलब 20%। नहीं जानते हैं तो 100 से गुना कर लीजिए, 5 से कटेगा 20 बार तो 20 इकाई 20 यानी 20%। तो इस तरह से बोल दीजिएगा, जैसे आपको मन करे, कोई दिक्कत ना है उससे। या 25% को 1/4 अगर आप पढ़ते हैं तो हो गया कि क्रयमूल 4 और बोलिए लाभ 1 तब विक्रयमूल हो गया 5। तो आप कहिएगा कि दूध का क्रयमूल को हम 5 मान लेते हैं, 5 रुपये प्रति केजी। पानी 0 रुपया वाला अब क्रयमूल पर बेचा यानी 5 रुपये बेचा, तो अब विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल 5 से, क्रयमूल निकालना है तो 4 से। अब इससे कट गया, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ अंतर 1 का। अब जैसे आपको करना करिए, सीख गए तब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको करना है फटाफट कर लीजिए, हो जाएगा। उसी तरह से ये भी हो जाएगा। चलिए, एक दूध विक्रेता दूध को क्रयमूल पर बेचने का दावा करता, लेकिन वो बात दूध में पानी मिलाकर बेचता और 20% लाभ कमाता है। तो अब 1 रुपये मानिए या 120 रुपये मानिए या कुछ और मान लीजिए, 20% को 1/5 मानिए तो 6 मान लीजिए, जो मन करे वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 1 रुपया मान लेते हैं सीधा साधा। और बोलिए ये
पानी मिलाया 0 रुपये वाला, अब करैमुल पर ही बेच दिया, यानी 1 रुपये बेच दिया, तो यहाँ करैमुल यहाँ करैमुल, तो ये करैमुल चाहिए, तो है ये बिक्रैमुल। तो 20% लाभ का मतलब करैमुल 100, लाभ 20, तब बिक्रैमुल हो जाएगा 120। बिक्रैमुल का तुलना बिक्रैमुल से करैमुल निकालना है 100 से। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, 0 से 0, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 6। बोलिए 5/6 है, तो इससे छोटा और इससे बड़ा, तो इधर हो गया 5/6 और इधर आपका हो जाएगा, तो 1 में से 5/6 घटाएंगे, 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए, तो अब बोलिए 6 में से 5 घटा दिए तो 1/6, तो काटेंगे, हो गया 5:1। अब कह रहा हूं प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाता है, प्रति 3 लीटर मिश्रण। अब बोलिए मिश्रण का तुलना मिश्रण से, बोलिए दूध ही दे, इधर 5 है और पानी 1 है, तो मिश्रण 5 1 6 हो जाएगा। तो कह रहा प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाता है, पानी पूछ रहा है, तो 1 से गुना कर दीजिए, इससे कट गया, तो 1/2 मतलब हाफ लीटर, मिलीलीटर है, तो हाफ लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, तो आपका आंसर हो गया 500 मिलीलीटर। या तो इसी को 1000 से गुना कर दीजिए, मिलीलीटर में बदल गया, आप काट छाट कर लीजिए, तो 500 हो गया। अब आप 1 ना मानकर यहाँ पर आप ये मानते कि 20% लाभ का मतलब 1/5, तो आप बोलेंगे करैमुल 5, लाभ है 1, तो बिक्रैमुल होगा 6। तो हम बोले कि करैमुल यहाँ पर मान लिए दूध का 6, अब पानी मिलाए 0 रुपया वाला और करैमुल पर ही बेच दिया, तो करैमुल 6 है, तो बिक्रैमुल भी अब 6 है। अब बोलेंगे ये बिक्रैमुल का तुलना बिक्रैमुल से, तो करैमुल 5, लाभ 1, तो बिक्रैमुल हो जाएगा 6। आपको निकालना है करैमुल, तो करैमुल निकालने के लिए 5 से, अब इससे रफा दफा हो जाता है, तो इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो यहाँ अंतर है 0 5 में 5 का और इधर 6 5 में अंतर है 1 का, वही हो गया। अब प्रति 3 लीटर, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना, तो अब 3 लीटर मिश्रण है, यानी 3000 मिलीलीटर मिश्रण है, मिश्रण का तुलना मिश्रण से 5 1 6 से। आपसे पूछ रहा है कितना मिलीलीटर पानी मिलाया, तो 1 से, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 5 पर 2 0, यानी 500 मिलीलीटर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट कह रहा 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में। अभी तक प्यारे हम लोग मान रहे थे, वहां दिया हुआ नहीं था कि दूध खरीदा कैसे, लेकिन यहाँ खरीदा वो भी दिया हुआ है, तो आप मानने की आवश्यकता नहीं है, उससे यह आसान हो गया। तो कह रहा है 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में, 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में मात्रा दिया हुआ है, इससे आपको मतलब नहीं है, मतलब इससे है। कह रहा 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी कितना मिलाया जाए ये अभी मालूम नहीं है। कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम दर बेचने से, तो पानी तो फ्री वाला मिलाया और कह रहा है कि मिश्रण को 13 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तब बोलिए ये खरीद मूल्य है 14, ये खरीद मूल्य है 0 और ये बेचा है, तो बोलिए 13 रुपये 80 पैसे, तो ये बिक्रैमुल है, बिक्रैमुल को करैमुल में बदलना पड़ेगा। करा मिश्रण को 13 रुपये 80 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 20% का लाभ हो, तो बोले यहाँ करैमुल, तो यहाँ औसत करैमुल ही ना चाहिए, तो आप बोलिए इस बिक्रैमुल को करैमुल में बदलिएगा तो 20% लाभ, मतलब करैमुल 100 तो लाभ 20, तब बिक्रैमुल 120। अगर आप इसको 1/5 पढ़ते हैं तो करैमुल 5, लाभ 1, तब बिक्रैमुल 6। आप जैसे बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। तो चलिए अब जो लोग नहीं सीखे हैं, जो फ्रैक्शन ये नहीं याद रखे हैं, तो हम यहाँ 100 से ही ले लेते हैं, जो याद रखे वो डायरेक्ट बोल लीजिएगा। तो 20% लाभ का मतलब हो जाएगा करैमुल 100, लाभ 20, तब बिक्रैमुल 120। अब प्यारे करैमुल निकालना है तो 100 से गुना कर लीजिएगा, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 2 शून्य, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्यारे इसको काटिएगा तो इससे ये कटेगा 12 इकाई 12, 1 बचा, 1 का मतलब 18 है, तो अच्छा 6 से पहले काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 1 बचा यानी 18, 6 तिया 18, 2 से अब 23 काटेंगे तो 22 रहता, तो 11 दूनी 22, 23 है, तो बोलेंगे 11.5,
तो हम बोले कि यहाँ पर हो जाएगा 11.5। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो अब बोलिए 0 और 11.5 में अंतर है 11.5, दशमलव में भी रख ये फ्रैक्शन में भी रख सकते थे। 14 और 11.5 में अंतर है। काश यहाँ पर 11 रहता तो अंतर होता 3 का, 11.5 है तो 2.5 का, तो हम बोले इधर हो जाएगा 2.5। दशमलव से दशमलव 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 23, यानी हो गया 23:5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए, तो दूध निश्चित राशि दिया हुआ है, तो दूध का तुलना दूध से यानी कैसे 23 से कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी वाला रेशियो 5 है, तो 5 से गुना 23 तिया 69, तो 5 तिया 15, आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोग्राम। नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 2 प्रकार के नमक 10 रुपये और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है, 10 रुपया वाला और ये है 18 रुपया वाला। हेलो, कंपनी है। कह रहा 14 रुपये प्रति किलोग्राम, सॉरी, एक दुकानदार 2 प्रकार के नमक 10 रुपये प्रति किलोग्राम 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, ये 10 या 18, तथा उसे मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा, तो उसे 20% की हानि होता है। तो 20% का मतलब क्रय मूल्य 100 तो हानि 20, तब विक्रय मूल्य 80। तो अब इस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालिएगा तो 100 से। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, 0 से 0, 2 से कटेगा 4 और 2 से कटेगा 5 और 4 से काटिएगा 3, 5 तिया 15। तो बोलिए 10 और 15 में अंतर है 5 का, और इधर बोलिए 18 और 15 में अंतर है 3 का, 3:5। कारण यदि कुल मिश्रण 60 किलोग्राम हो, टोटल मिश्रण है 60 किलोग्राम, मिश्रण का तुलना मिश्रण से, तो 3 और 5 8 से। अब आपसे पूछ रहा है यदि कुल मिश्रण 60 किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार की नमक की मात्रा क्या, दूसरा प्रकार वाला, तो जल्दी से 5 से गुना कर लीजिएगा। तो बोलिए 4 से 2 और 4 से काटेंगे तो 15 64, 15 पछे 75/2 यानी 37.5, 37.5, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इधर आ गया गाय मुर्गा, आपका समय समाप्त हो गया। तो अगले क्लास में आप सीखेंगे गाय मुर्गा। एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है प्यारे, मैथ का एक और बैच भी आ रहा है, दोनों एक साथ चल जाएगा तो हमको कम भार पड़ेगा। तो एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है, चिंता नहीं करिए, अब जल्दी होगा। चलिए तो आज फिर इतना ही। हाँ, कार्ड